Shop in association with the Institution Innovation Council at YCET, a very good initiative for uplifting our students have some entrepreneurial skills. So now I request the president of this scheme, IIC at YCET, Mr. Dinesh Gupta, to kindly start his session or present his PPTs regarding the activities initiated through this IAC at YCET. Over to Mr. Dinesh Gupta. Thank you, Rajneesh. Good morning, students. I, Dinesh Gupta, President of IIC Cell of YCET. What is IIC? IIC is Institutions Innovation Council. MHRD means Ministry of Human Resource and Development. It is a Government of India initiative. And they have created IIC Cell at YCET. The members of IIC Cell are Engineer B.R. Verma, Engineer Rajneesh Malhotra, Engineer P.R. Sharma, Mr. Rakesh Kumar, Mr. Lavnish Talwar, Engineer Robin, Mr. Rohit Gupta, Ms. Kajal Thakur, Engineer Arjun Singh, and Engineer Shubha. The data related to, first of all, I would want to tell you. तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो IIC है, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन जो काउंसिल है, जो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि ये 4 थीम्स के ऊपर ये काम करता है. फर्स्ट वन इज इनोवेशन, सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड वन इज पेटेंट एंड फोर्थ वन इज इंक्यूबेशन. अब मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा. देखो, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जहाँ हम लोग जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये खाली इनोवेशन जो है जो आपका MHRD का इनिशिएटिव है, ये खाली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए नहीं है. जितने भी हमारे एरिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, दैट इज अंडर ग्रेजुएट, जितने भी कॉलेजेस हैं, ये इनिशिएटिव सबके लिए है. और ये इनिशिएटिव इसलिए है कि अगर हमें मान लिया वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है, तो हमें ऐसे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो इन पर्टिकुलर 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरीज में एक्सपर्ट होंगे. इनोवेशन आपका आ गया. जब तक हम इनोवेटिव आइडियाज नहीं होंगे, जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. सेकंड वन आ गया एंटरप्रेन्योरशिप. तो आज मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग करके सब लोग जॉब की तरफ भागते हैं, बट कोई भी बच्चा जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता. तो इसमें सेकंड जो मेन थीम है कि बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम कैसे हम उनको लेके जाएं. तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, तो जो इम्प्लीमेंट होती है इसके अंडर, और बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप
में कैसे जो है वो आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो उसी के रिकॉर्डिंग जो आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो उसी के रिकॉर्डिंग है। देन थर्ड वन इज पेटेंट। तो आप देखो कोई भी आप रिसर्च करते हो, अगर हम उसका पेटेंट नहीं करेंगे तो उसको वो हमारी रिसर्च नहीं मानी जाएगी और उसको उस रिसर्च को कोई भी अपने नाम से पेटेंट करवा सकता है। तो एक सबसे रिसर्च में एक सबसे बड़ा मेन जो रहता है दैट इज द पेटेंट। फोर्थ वन इज द इंक्यूबेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है, स्टार्टअप कर दिया, लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना खोला, इंडस्ट्री खोली, बट उसको सपोर्ट सिस्टम हो गया, उसको सपोर्ट सिस्टम कौन प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, दूसरी जो सपोर्ट है वो आपका थ्रू इंक्यूबेटर्स, डिफरेंट इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, JNK में भी कुछ इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, उनके थ्रू उनको नेक्स्ट जो जितनी भी हेल्प है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। तो ये एक डाटा मैंने कलेक्ट किया है, टोटल ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं 50,000 और यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट 1000 के आसपास इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं। बट जो IIC ने जो सिलेक्ट किए हैं कॉलेजेस फॉर इनोवेशन के लिए वो है ऑलमोस्ट 1800 के आसपास। और JNK में जो सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो IIC के अंडर जो इनोवेटिव जो जिनके IIC सेल्स जो क्रिएट किए हुए हैं MHRD ने, वो है टोटल 16 कॉलेजेस हैं JNK में। और हमारी JNK में जो रैंकिंग है वो है 3rd रैंकिंग है हमारी JNK में। नेक्स्ट आ गया जो हम एक्टिविटीज करवाएंगे, जहाँ पे हमारे कॉलेज में देखो 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक IIC कैलेंडर एक्टिविटीज हैं जो IIC हमें बताता है कि ये एक्टिविटीज आपने करनी है मैंडेटरी, और दूसरी होती है सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज। और ये जो सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज हैं ये हम अपने हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमारी एक एक्टिविटी हो चुकी है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने करवाई थी 2 को, आज हमारी एक्टिविटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करवा रहा है, वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन दोनों के ऊपर एज कैरियर अपॉर्चुनिटीज। देन 20 को हमारी एक और दैट इज एक्टिविटी है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करवा रहा है, और 24 को हमारी 4th एक्टिविटी है जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट करवा रहा है। इसी तरह से हमारी सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज हैं जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो एक एक एक्टिविटी जहाँ पे करवा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया जो मैंने कहा था हमारा 3rd रैंक आया हुआ है। तो अगर हम JNK का देखें, ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट का है हमारा, अगर देखें तो हमारा 3rd रैंक आप जहाँ पे देख रहे हो, इवन इट इज बेटर देन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 4th रैंक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का है, और 5th रैंक जो है वो IIT जम्मू का है। तो हम वी आर बेटर देन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड IIT जम्मू। इवन वी आर बेटर देन कश्मीर यूनिवर्सिटी, NIT कश्मीर, एंड इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो अब हम इसमें 3रे रैंक पे हैं, और ये उसकी आप सर्टिफिकेशन जहाँ पे देख रहे हो जो हमें सर्टिफिकेट मिला है, हमें इसमें 3 स्टार्स मिले हैं इस सर्टिफिकेट में, और ये जो आपका इनोवेशन काउंसिल से हमें जो सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। देखो जो हम कुछ एक्टिविटी जो हम करवा रहे हैं उसमें एक हमारा YouTube चैनल हमने क्रिएट किया अपना YCT का, और उस YouTube चैनल का ये लिंक है, और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं जैसे आज की एक्टिविटीज हैं जो आपकी पहले क्योंकि हमारा जो IIC सेल जो क्रिएट हुआ था वो लास्ट ईयर ही हुआ था, और उसमें हमारी लास्ट ईयर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी हमने लास्ट ईयर की सारी YouTube चैनल पे हमारी एक्टिविटीज हैं, और उस YouTube चैनल का जो आपका लिंक है, और उसमें जो एक्टिविटीज आपकी YouTube चैनल पे हैं, तो मैं उसमें आपको 1-2 एक्टिविटीज आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने YouTube चैनल पे अपनी एक्टिविटीज हमने अपलोड की हुई है, और उसका लिंक हम फिर शेयर करते हैं MHRD के साथ कि हमारी जी एक्टिविटी हो गई है, और ये एक्टिविटी और उसका हम URL उसका जो लिंक है वो हम उनको शेयर करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने करवाई हुई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने करवाई हैं। उसमें कुछ आपकी विजिट थी, इंडस्ट्रियल विजिट्स थी, और कुछ आपके दैट इज वर्कशॉप्स थी जो जहाँ कॉलेज में हमने की थी। तो जैसे ये देखो आपका जो इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था RVS में, तो ये इंडस्ट्रियल विजिट RVS में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे गए थे। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट आपका उसके बाद कंदारी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था। देन डेमो डे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आपका हुआ था, मैं इसका वीडियो आपको एक वीडियो में जो कंदारी जो आपकी बिवरेजेस है सांबा, उसका मैं आपको वीडियो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो हमारा विजिट हुआ था लास्ट टाइम। और इसमें उन्होंने पूरा प्लांट का उनको बच्चों को वहाँ पे विजिट करवाया था, और उसकी फंक्शनिंग प्लांट की बच्चों को उन्होंने वहाँ पे दिखाई थी।
यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगा ना तो जेल लिंक हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, जेल लिंक डिपार्टमेंट को भी हम दे देंगे, और इसको इस लिंक को, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से ये लिंक हमारा ओपन नहीं हो रहा है, बट ये लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप घर में आप चेक कर सकते हो क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। ओवर टू रजनीश, थैंक यू। Thank you very much for giving the elaborate presentation. The initiative taken by IIC Council, Institution Innovation Council at YCET, they are taking a very good initiative for uplifting our students, improving their skills. So I think our today's expert has already joined. I welcome Dr. Vinod Kumar, who is District Nodal Officer, JKEDI Udhampur. I welcome you on behalf of Yogananda College of Engineering and Technology, and I welcome Honorable Director of YCT, Dr. Professor A.K. Srivastava sir, who is really a great visionary, a dynamic administrator. So now I request our worthy director sir for his kind words. Over to worthy director sir. Okay, thank you, Rajneesh. Very good morning to all. First of all, I would like to welcome Dr. Vinod Kumar, Nodal Officer, and also all my students of 7th semester, Civil Engineering and Mechanical Engineering. As you know that the Institutional Innovation Cell, in fact, has been established in our Yogananda College of Engineering and Technology under the Institution Innovation Council. And this year, as you know that this is our second activity taken up by the Civil Engineering Department. On 2nd November, in fact, we already have conducted one program that is in the Mechanical Engineering Department for Mechanical Engineering students. So basically the idea is, and today also the theme which we have selected is regarding the entrepreneurship and innovation opportunities for students. So I would like that all the students must take the benefit of the talk given by Dr. Vinod regarding establishing the entrepreneur and becoming, like an entrepreneur and make your career in this, particular field. As in fact, this has already said that most of our students, in fact, they are not very much interested to start their own industry. And they try to take up the job somewhere, but I suppose that people should change, thinking, and they should try to think to establish their own business and make the business.
Thank you very much, Director Sir. Am I audible to all? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you. In today's rapidly changing world, the ability to adapt the changes and seize new opportunities is more important than ever. As a student, you will develop the necessary entrepreneurial abilities to succeed in such an environment, whether you want to help transform existing companies, dream of starting your own venture, or simply want to expand your career origin. I want to quote something. Young minds are like a bare land. They are looking for harness the construction to sculpture the mind. Now, I am going to introduce with our today's expert, none other than Dr. Vinod Kumar. Let me read his profile. Mr. Vinod Kumar Sharma worked as District Nodal Center at various districts like Jammu, Ganderbal, Ramban, etc. He is in charge of Himayat, JKEDI Jammu, in charge of YSLS JKEDI Jammu. He is a liaison officer, administrative officer in the department of JKEDI Jammu. He felicitated in creating about 150 enterprise in Jammu division. He trained more than 300 plus budding entrepreneurs. Sir, you have really done a remarkable job, and we are fortunate enough to have you here along with us on this auspicious occasion. Without taking much of your time, now I invite your good self to kindly start your kind session. Over to Dr. Vinod Kumar. Technical snag. I'm sure he's just out of the room. He is joining again. Please have patience.
I think our eminent personality of today's expert, Dr. Vinod, have already joined. Sir, I request your good self kindly unmute your audio and start your session. Am I audible to you, sir? I'm sure there is a technical snag. Hello? Sir, you are audible to me. Am I audible to you also? Hello? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay. Dr. Vinod sir, kindly unmute your audio. Hello? Kindly unmute your audio. Dr. Vinod sir, am I audible to you? Hello? Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. You are very much audible. Okay. Kindly start your session. Welcome, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah. I'm Dr. Vinod Kumar Sharma, and I am District Nodal Officer in JKEDI. So today I am very thankful to our Kuldeep sir, who has invited me on this occasion to interact with you guys. So basically I am from JKEDI, so you might be having some little bit idea that what is JKEDI. So today I'm going to enlighten about entrepreneurship, about our organizations and the various schemes which we are implementing in our UT. Earlier it was state, now it is UT. So idea about JKEDI is, the full form of JKEDI is Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute, right? So when we talk about entrepreneurship, the question comes in our mind that what is entrepreneur? Who is an entrepreneur and what is entrepreneurship? So dear students, I tell you that entrepreneur is a person who starts his or her own business. He has some innovative idea in his mind and he brings that idea on the ground. He basically materialized that idea, and the benefit of that idea is that he generates economy of the state, of the country, by generating employment in the society, by giving some product or service to the society. So that person is known as entrepreneur. Generally we mix up entrepreneurs with the shopkeeper or with the a small businessman. The difference between entrepreneur and a person who's doing a small business is that the entrepreneur is a person who has a very unique idea. You might have seen in your market that people, they are doing different kind of business. Somebody is doing some general store, somebody is doing cosmetic business and other business, but there are some people who are doing some different, that is totally different. And that innovation, for example, you might have seen that people who are doing commendable jobs in biotechnology field, they are giving something for example, they are making products through some waste. For example, you might have seen farmers, they are doing their farming in a very traditional way, but there are some guys who have some expertise in agriculture field, and they try to change the technology, that how to cultivate, so that they can change the life of the farmer. Otherwise farmers, they are doing hard working, they are working very hard, but at the end of the day they are getting nothing. You might have seen, so might have heard of so many newspaper in news that the farmers, they are committing suicide. Why they are committing suicide? Because they do not get return, they don't get the return the way they should get. They are doing hard work 24 by 7 days, but at the end of the day they don't have even bread and butter
to meet both ends. So ultimately they have to commit suicide. Why? Because they are into traditional way. They are doing cultivation, they are doing farming, but that farming is not productive. So if there is some guy who has some idea that how I can change this drastic situation of the farmers, and he brings some technology, he brings some techniques and some technical know-how, so that he can change their life. Similarly, if you go into medical field or in other fields, or for example in engineering field, so they bring some idea. That idea is unique, it has some uniqueness, and the product or service which he gives to the society, that is totally different. That person is known as entrepreneur. And our institute JKEDI, it's an organization of JNK government, and it was started in March 1997, and we started our regular activity in 2007. And since then we are implementing so many schemes for the betterment of the society, by creating jobs, by creating uh, entrepreneur ecosystem in the UT. So JKEDI is a basically state government organization. Now it is under the UT government of JNK, and we have our offices in across all the districts of the UT. We have our head office in Kashmir, in Pampore, and in Jammu division we have our regional office, which is existing in industrial estate Bari Brahmana. And to give outreach of each and every scheme which government has started, we have also opened up our district centers in each district of J&K UT. So right now I'm working in the district of Udhampur as a district nodal officer. Earlier I have worked as DNO Ganderbal district, then DNO Ramban district, and of course worked in Jammu for more than 5 years as a DNO, and then on various capacity like in charge seed capital fund scheme, in charge youth startup loan scheme, and of course also as in charge Himayat self-employment scheme. So I am working with JKDI since 2011, and I have learned so many things. Basically, I am doctorate in business management from the university, but that knowledge was totally bookish. What I have learned after coming into JKDI, that is totally different, and it has practically shaped my my views, my notion about the society, about the economy. So how we help up our educated unemployed youth? We do not ask our educated youth to go for government jobs or for private jobs, because we have seen that government jobs are very scarce. They are not in abundance. Government is facing a lot many problems. Already our economy is into deficit. So if we compare the revenue which we earn every year with the expenditure we are incurring every year, so our expenditure is more than our revenue. So we are running into deficit. How government can provide government jobs to each and every student? So it's very difficult. This is the reason that government thought we must have some organization which can shape up the economy of the state. So the think tank, the policymakers at that time, they sat down together and they thought out, they brainstormed, and ultimately they came up with the idea that we must have organization in our state that can channelize our educated unemployed youth towards entrepreneurship rather than going for government jobs. So it was in 1997 that organization came into existence, and till then we are working in our UT. So after starting our organization, we have trained so many people. The process and procedure, how we can help up our educated unemployed youth, is that first of all we orient them towards entrepreneurship. So there are various counseling and guidance sessions which we conduct in various districts, at block levels, at panchayat levels, even at district levels, in collaboration with the line departments of J&K government. Then the representatives elected by the people like sarpanches, panches, even MLAs or MPs through, and then educational institutions. In collaboration with educational institutions, we conduct so many programs which we commonly call them as EAPs, entrepreneurship awareness programs. So through these EAPs, we try to aware them about various schemes which government have started for the benefit of the educated youth. So today,
I'm going to elaborate on those schemes through which you can churn up your career. You are pursuing different courses. Somebody must be doing some BTech in civils, and there are some students who are doing their BTech in mechanical engineer, mechanical stream, or in electrical. So after completing your degree in professional courses, what you have thought that you are going to be an engineer by opting government jobs? I'm not against government jobs, but question is, can government provide government jobs to each and everyone who is sitting here in the hall, who's pursuing his or her course? So answer is not. It's not possible. It's not possible only for our government. For every state or every UT, it's very difficult to give government jobs to each and everyone. So at the end of the day, after completing your course, where would you go? What would be your career? So options are there. Options are there. It's not only government jobs, or after leaving your UT, J&K UT, you will go to Bangalore or to Chandigarh, and you will do some private jobs under somebody. No, you can start your own business. You can be your own boss. So problem, where is the challenge? What kind of challenges which our youths are facing? Now challenges are so many. For example, proper guidance is not here. Nobody in our UT who will guide our wards or our children. No, you should not start your business, you should go for government job. Even parents, they will not prefer that you go for your own business, they will prefer that you join some government jobs. So the mindset in our society is very very backward in comparison to other states or in other UTs or in other countries. Our parents, they don't want that we should go for entrepreneurship, or we should be our own boss. They should work under somebody else. Why? Because they want stability, they want security. We have linked our security, we have linked our this stability with the government jobs. We don't find any stability or security with the private business, with the business. Why? Because the mindset of the people is like this. So it's very difficult to change the mindset. The mindset we have built up since so many years, it's very difficult to change the mindset. So how we can change the mindset of a youth who's completing his graduation or post graduation, and we will tell them, no, you should not go for government jobs. You come here, you opt our some entrepreneurship scheme, and you start your own business. So it's very difficult. This challenge is very very high in our society. So we face so many problems in changing the mindset of the people. Okay, you have changed your mindset. I'll start my own business. Now the problem is finance. How should I start my business? Because business is not a small thing. You must have money in your pocket. Only then you can start your business. Even if you are going to start a small business, you must have 4, 5, or 10 lakh in your pockets. So a youth who's completing his education, and after completing his education, if he required 10 lakh, 15 lakh, from where he will arrange that finance? Because parents, they are unable to provide you such kind of huge finance. They have already the funds which they were having, they have invested into your education. Now they are unable to give you such a huge finance to start your own business. So if you go to banks, financial institutions, so they will charge you hugely. So people face the youth of the our society, they face problem in arranging finance. So they leave this idea that, oh, I can't start my business because I'm not having finance so that I can start my business. So this is the problem. And the third problem is that, okay, you have arranged finance from your neighbor, from your relatives, or from your parents, or from some commercial or financial institution or banks. Then again problem comes with the technical know-how. The youth of J&K, they are not technically sound. Why they are not technically sound? Because the kind of exposure a person who's getting his education in Bangalore or in Chandigarh is entirely different with the student who are pursuing his course in J&K. Why? Because industry is not flourished in our UT.
In other states, in other UTs, if you go there, we talk about our Punjab. Punjab is just our neighboring state. And if you compare the industry which is existing in Punjab and the industry which is existing in J&K, there is a huge difference. There is huge difference. So how we can get that practical knowledge? Of course, there are education institutions and wonderful education institutions which are existing in J&K. But the industrial part, the practical part, that exposure is lacking here. That exposure is lacking here. Even our students, if you go to outside, there are different branches, even in engineering. Even if you are pursuing your engineering in civil, there are different streams in civil wherein you can get expertise. But that kind of courses are still missing in our UT. So the idea is that the practical exposure is lacking in our among our youths. So if a person who's starting his industry in Jharkhand or in Chhattisgarh, they will do a wonderful job. But if a youth of J&K UT, he make his idea that okay, I'll start my business, my industry here in UT, J&K UT, so he will face so many problems because technical know-how is lacking here. And then again come problem with the political instability which we are having from so many years. If we compare our J&K with other states, the political instability is very, very high in our UT. Militancy का दौर रहा है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में. Road connect, if we talk about road connectivity, no doubt अब improve तो हुआ है, but जो road connectivity बाकी जगह है वो road connectivity still lacking here because we have rough terrain here, we have hilly topography in UT. So road connectivity is lacking, infrastructure is lacking, power is lacking. Although we are generating powers, but the youth, but the localite of J&K UT, they are facing problem in power. However, government has started so many, strategies, so many initiatives to cope up with this problem. But again, problem is existing here. So these are the problems, these are the challenges which our youth face to start his business. This is the reason they don't opt for entrepreneurship. But we as an institute, we are trying to cope up with these problems, with these challenges. So once a youth, he make his idea that okay, I'll start my business, and if he approaches JKEDI, so we can help them. How we can help them? As I have already told you that we counsel them in a proper way. If you want to start your own business in a particular field, for example, if you want to start your business in automobile sector, you will contact EDI people. They will guide you, they will counsel you that how you can start your business in automobile sector. First of all, you must have idea about the economy of our state, our UT, our country, that which are the sectors which are doing in a great way. We know that service sector, there are three major sectors which are existing in our economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. When we talk about primary sector, under primary sector comes our agriculture, and in secondary sector comes our industry, manufacturing sector, and in tertiary sector comes our service sector. So if you Google and see that which sector is contributing most in our economy, so it is service sector. It is service sector which is contributing approximately 60% in generating economy of the UT of J&K. And it is agriculture sector which is least contributing. And manufacturing sector, it is in the middle. It is contributing around 27%. So we basically try to educate our youth that these are the sectors wherein you can do wonderful. If you are opting for service sector, although as I have told that agriculture sector is least contributing, but the practical thing is that more than 70% people of our UT, they are directly or indirectly associated with agriculture sector. But agriculture sector is contributing very least. And what is the reason why agriculture sector is contributing least?
As I have told you in the beginning, that agriculture sector is, people are doing agriculture, but they are doing it in a very traditional way. Technology is lacking here. Punjab, go to Punjab, Punjabi people, they are doing good in agriculture sector because they have used technology. They have used technology. They have used R&D of various universities which are working in agriculture field. They are doing their R&D research and research findings to improve the production of the agriculture. But in our state, because as I've already told that our UT, this is totally hilly. We have hilly topography, rough terrain. So, and even land holding, if we talk about land holding, that are very small land holding. So we cannot do it in a productive way. We cannot do our agriculture in a cost. Hanji, any question? Hello, no sir, please continue. Okay. So agriculture sector, so there is a need of improvement in agriculture sector. So our youth who are doing engineering in various streams, they can give their idea that how they can change the agriculture, and they can change the economy of the UT. If we see in abroad, in Canada, in Australia, in New Zealand, they people are doing a wonderful job in agriculture. Why? Because they are doing agriculture in a scientific way. In a scientific way, our people from Punjab, from North India, they go to Canada and they do agriculture there, and they are in dollars. But why we people are our farmer are poor? Because they are doing it in a traditional way. They are not doing scientific techniques in agriculture. And now if you talk about manufacturing sector, so manufacturing sector again we are lacking. Why? Because people, they are not willing to invest in Jammu and Kashmir. Why? I have already told that rough terrain, hilly area, and it is extreme north part. So transportation cost is involved. If I start my business in the central part, then transportation cost is very low, but it is in the extreme north of our country's map. So if we need raw material from central part of the country, we have to spend so many on transportation part. So agriculture is this manufacturing sector is lacking here. And technical know-how, that is also contributing, because people, they do not know how to start their business, from where to arrange the machinery and what kind of machinery, and even manpower, skilled manpower is not available. You have made your mind that I'll start my sugarcane factory here, but how you can start your sugarcane factory? You need skilled labor to start your business. You need raw material which you need to import from neighboring states. So cost is involved. And earlier it was 370, article 370, that people, they were unable to invest there because they could not purchase land here. Anyhow, now that problem is no more here in our UT, but still that has contributed in deteriorating the condition of manufacturing sector. So service sector, that is in the boom. That is in the boom, because service sector, what is service sector? Service sector involves your telecommunication, service sector involves your banking sector, your healthcare sector, and your education sector. These are the service sector. Even automobile repairing, that comes under service sector. So you can make your career in service sector, and service sector is contributing comparatively more than other sectors. So you can make your career in service sector. So these are the economic tactics which we try to inculcate our budding entrepreneurs when they approach us, and when they come to us and we impart them training. Because once they are registered with JKDI, we have a provision for training part. We have kept 21 days training part for them. They come to us, they get registered, and then they have to undergo for 3 weeks entrepreneurship development program. That is totally free of cost for our entrepreneurs, for our educated youth. That training is provided free of cost to them. And during that training period, they are briefed about managerial part, that how they have to start their business. Because whosoever contact JKDI, they come
They come from different fields, from different backgrounds, from different sectors. For example, people from there are doctors who have done MBBS or BDS. They come to us. People like you who have done engineering in different streams, they come to us. Even there are some guys who are just 12th pass, or some guys who have got a degree in arts or in science stream or in commerce stream. So we have different kinds of people who approach JKDI. So everyone is not aware of managerial technical skills, that how to start business, how to run business, or the technology, the terminologies which comes under commerce and management. They are not aware about. So in our 21 days EDP program, we have kept modules under managerial part, under technical part, and of course the legal part is also covered, because once you are going to start your own business, you must be aware of the various legal things. For example, you have to go to DIC to get registration under DIC. You have to go to Pollution Control Board department to get NOC from PCB. Or if you are going to start your own business in municipal committee, the area which comes under municipal committee or municipal corporation, you need to get NOC or registration from municipality. So the legal things which are involved to start your own business. So we we try to tell them these are the processes which you have to undergo through if you are interested to start your own business. So we invite the officers from these departments, like officers from Pollution Control Board, general manager or functional manager from DIC. Similarly, people from law department, then officers from labor and employment department, who tell them that these are the laws which you must abide by, like labor laws, then minimum wages act. These are the things which we try to inform our youth, so that they do not face any problem or any challenge once they start their own business. Similarly, bank part is also covered, because if our schemes through which we provide you finance, so you have to give, or you have to fulfill some formalities. What are those formalities? Those formalities are also very, very important. So managers from, we are having we have our MOU, memorandum of understanding, with J&K Bank. So generally the schemes which we are implementing, we are implementing in collaboration with J&K Bank. So people from J&K Bank, they also come during that training program, and they tell them these are the process, these are the formalities which you need to fulfill if you want to get finance from our bank. Similarly, I've told you that the labor officers or assistant labor commissioner from labor department, they tell them the formalities to get registration under Shop Establishment Act. So many things which we tell them during that training program. And the very important thing is that once you start that once you have made your mind that I will start my business through some government schemes, then at that point of time you must have project report in your hand, your detailed project report. So how you will get that detailed project report? Because you are not technically sound that you will prepare that DPR on your own. Or if you approach some chartered accountant or some guy who's expert in preparing DPR, they will charge you hugely. So in our training program, we have kept a provision that you will get your project report at a very subsidized rate. So we have our consultants who have expertise in finance. They will prepare your project report, detailed project DPR. It's a DPR, and the full form of DPR is detailed project report. Now question comes, what is detailed project report? For example, I have made my mind that I will start my own restaurant. So to start a restaurant, where you will start your restaurant, how much cost it would involve, that how much cost on fixed capital you will it would be there, and how much cost your what we call working capital would involve. So all these things, and what would be your break even point, what is your working capital, and how when you will get your break even point. These are the technical things generally you do not know, but during that training program we will aware you about these things which are very, very important if you are going to start your own business. So this training program is totally free of cost. Even this training program, during this 21 stay with our JKDI, we provide
lunch, tea, snacks, stationery, everything free of cost. Just you should have some idea that I want to start my own business. Once you have your own idea and you are approaching JKDI, rest we will take care of. You need not to go here and there. Otherwise, if you are not approaching JKDI, you will do it on your own. So you have to make rounds and rounds to different departments. Once you are going to municipal department, then you are going to DIC. Then, but here in JKDI, each and everything will be facilitated to you under the same roof, in a same training hall. Officers from different departments, they themselves would come to you and they will tell, this is a process, this is a procedure, these are the formalities which you need to fulfill if you want to start your business. So it's a very, very smooth way you will start your business. If you have made your idea in agriculture sector, for example, there are some guys who are interested in dairy farming or in poultry farming. And nowadays, you might have seen that government is also focusing on priority sectors. And under priority sectors comes our agriculture field, like your dairy farming, poultry farming, your horticulture. So even if you are Lieutenant Governor, he has also focused on that you should go for priority sector. Even they have given instructions to different banks, to financial institutions, that you give horticulture sector and our floriculture, our dairy farming, our poultry farming, our vermicompost business. So these are the priority sectors, and you will get hassle-free loan if you are interested to start your business in agriculture field. So if you have made your mind to start your dairy farming or your poultry farming, so you don't have any idea that how to start a dairy farming. Why? Because your field is entirely different. And to start a dairy, that what variety of cow or what variety of livestock is required, which is commercial in nature, because you are going to start a business in the society, not going to start a some dharmshala. So you are going to start your business through which you can earn some money for yourself, for your parents, for your family, for the society. So in dairy farming, if you have made your mind that I will start my dairy, so you should have commercial breeds, like we have this Jersey cow, then we have this HF breed. These are the breeds which are commercial in nature, and the production of milk is more than 20 liter or 80 liter per day. So how you will identify that commercial breed, and from where you will arrange that commercial breed, and what kind of their diet should be, and under what kind of climatic situation they can survive, or if they face any challenge like bimar ho jati hai, so what kind of vaccinations you can provide. So that training is also provided in our training program. We invite highly qualified faculty from SUKAS, Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, even officers from animal husbandry. They will come to you and they will tell, this is the thing you have to do if you are going to start your dairy farming. Similarly in poultry farming, because poultry farming is a very, very volatile kind of business. यहाँ पे अगर थोड़ी सी क्या कहते हैं कोई बीमारी आ जाती है, तो हजारों की तादाद में जो है वो चिक जो होता है आपका डे ओल्ड चिक है, वो मर जाता है. तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज दैट मोर्टेलिटी रेट, doctor will suggest you that how you have to look after your poultry farm, shed management, hygienic conditions. So these are the things which are briefed by our highly qualified doctors and highly qualified professors from SUKAS. They will tell you, and this training is totally free of cost. And now, once your training is complete, your project report will be formulated by JKDI, the consultants from JKDI. You need not to go anywhere outside. Everything here, available here. And once your project report is here, then comes your finance, because you are going to start your own business. Finance. So there are various schemes. Now I'm elaborate on the schemes which we are implementing in our UT. So dear students, we are basically implementing 3 schemes. One is seed capital fund scheme. The second one is provide you the handouts of
these brochures to Kuldeep sir. He will hand over to you so that you can get also these schemes in a written form. Although we are not presently we are not implementing these schemes due to Corona, because as I have told you that if you want to avail these schemes, you have to undergo for training program, and due to Corona, reasons, we are not we have not started our training programs for the since March. But very soon we are going to start our new batches. So once your degree is complete, you can opt these training programs also. So the schemes, I was talking about the schemes which we are implementing. So basically 3 schemes हैं जो हम यहाँ पे चला रहे हैं. One is seed capital fund scheme, second is youth startup loan scheme, and third one is Himayat self employment scheme. The first 2 schemes हैं, these are being funded by J&K government, and the Himayat self-employment scheme is being funded by central government, Ministry of Rural Development, Government of India. So first of all, I'll elaborate on seed capital fund scheme. What is this scheme and what kind of benefits you can get under seed capital fund scheme? So dear students, under seed capital, basically this scheme was started in 2010, September 2010 by then government under a major flagship scheme that is known as SKUPY. Sher-e-Kashmir Employment Welfare Program for the Youth, SKUPY, SKEWPY. So this seed capital fund scheme is a component of SKUPY, Sher-e-Kashmir Employment and Welfare Program for the Youth. And seed capital fund scheme is the name of that scheme through which you can get finance. Basically, at that time, government has started 2 major schemes under SKUPY. One was seed capital fund scheme, and second was VSA, Volunteer Service Allowance, which was handed over to District Employment and Counseling Center. You might have heard of that at that time, DECC, District Employment and Counseling Center. Basically, ये वो डिपार्टमेंट है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं. तो ये VSA उस समय गवर्नमेंट ने उनको दे दिया था कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जब तक वो पढ़ रहे हैं या जब तक उनकी कोई जॉब शॉप नहीं लग जाती, तो वो गवर्नमेंट उनको, जो भी बच्चे वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होंगे, तो वो गवर्नमेंट उनको कुछ स्टाइफंड वगैरह मंथली देते थे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. Later on, that scheme was stopped by the government, and at that time, seed capital fund scheme was handed over to JKD. And since then, we are implementing seed capital fund scheme in the J&K UT. So till then, we have trained more than 20,000 educated unemployed youth in Jammu and Kashmir, more than 20,000, and we have created more than 12,000 units, enterprises in our J&K UT. This is the achievement which JKDI has made, and JKDI को इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी बार सम्मानित भी किया, अचीवमेंट्स मिली, इवन कि हमें सेकंड बेस्ट अवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चंडीगढ़ से गवर्नमेंट से मिला था, और फर्स्ट जो अवार्ड मिला था वो चंडीगढ़ RECC चंडीगढ़ को मिला था. तो इसके बाद वो भी बेस्ट अवार्ड्स इस डायरेक्शंस में JKDI को दिए गए. हर साल गवर्नमेंट जो है JKDI का जो है मतलब वो करवाती है, इंस्पेक्शंस करवाती है, मॉनिटरिंग करवाती है थ्रू थर्ड डिपार्टमेंट, लाइक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो गया, या प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, या सेक्रेटरी से खुद डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं. और इट हैज बीन फाउंड दैट मोर देन 85-88%, even this time more than 90% units which are running successfully on ground. Otherwise, it's very difficult that in government sectors that you make the achievement even more than 50%, and we have made our achievement more than 85%, more than 90%. Why? Because in JKDI it is full of professionals. Every employee of JKDI is not less than MBA. They are highly qualified and good. They are having good experience. So even corruption part, in most departments, people do not go for loan or to avail government schemes. Why? Because they think that in government departments there are corruption which is existing, they will not get any benefit. But I tell you, touch wood, in JKDI corruption is totally not available. 0% corruption. Means if a person from a very, very poor background or from a very, very backward area, he approaches JKDI for some government schemes, he will be treated the way a very highly qualified or a very sound family a youth come from. No variation. No variation and no corruption. So this is the reason our achievement is more than 85%. So under seed capital fund scheme, what kind of benefits you can get?
So dear students, सीड कैपिटल फंड स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि उस बच्चे को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए. मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन 12th पास, एंड हिज और हर एज शुड बी बिटवीन 18 to 40 years. 18 से 40 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए. एंड ही मस्ट बी अनएम्प्लॉयड. बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, कम से कम 12वीं पास है, एज 18 से 40 साल के बीच में है, और उस बच्चे के पास कोई इनोवेटिव आइडिया कि मैं काम करना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, तो उसको आराम से जो है इस स्कीम के तहत रजिस्टर कर लिया जाता है और वो अपना बिजनेस कर सकता है. वो बिजनेस आइडिया किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई काम करना चाहता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करना चाहता है, चाहे वो सर्विस सेक्टर से करना चाहता है, उसको जो है वो इसमें आके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है. नाउ बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? मैंने जैसे आपको बिगिनिंग में ही बताया कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल वेंचर, you need at least minimum 5 lakh, 8 lakh, 10 lakh. But here under seed capital fund scheme, if a person is simply 12th pass, he can get up to 12 lakh without any contribution from his or her own pocket. घर से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है उसको. 11.5-12 लाख के करीब पैसा जो है, 12th पास बच्चा है, अनएम्प्लॉयड है, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसका कोई लिंक नहीं है, उसको 12 लाख हम आराम से उसको पैसा दे सकते हैं और वो अपना बिजनेस छोटे लेवल पे कोई भी अपने एरिया में कहीं पे भी किसी मार्केट में, लेकिन वो एरिया जहाँ वो शॉप जहाँ वो बिजनेस वाइबल होना चाहिए. ये नहीं कि वो बेचारा यहाँ से पैसा भी ले ले और बिजनेस वहां पे चले नहीं. इसीलिए मैंने आपको बताया कि फिजिबिलिटी और वाइबिलिटी ऑफ द यूनिट है, जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने 21 दिन का रखा होता है उनका 3 हफ्तों का, उसमें हम उसको फिजिबिलिटी एंड वाइबिलिटी के क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को कैसे फिजिबिलिटी उसकी चेक करनी है, वाइबिलिटी कैसे चेक करनी है, वो बच्चे को पूरा वहां पे डीपीआर फॉर्मुलेशन क्या है उस पे उसके सेशंस होते हैं वहां पे, ताकि उसको हर एक चीज के बारे में पता चल सके. तो इसलिए उसका प्रोजेक्ट उसको पहले से ही पता चल जाता है कि क्या मैं जो प्रोजेक्ट जो मैंने प्लान आउट किया है, वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, वेदर दिस प्रोजेक्ट इज वाइबल और नॉट. So he will get an idea and then he decides that okay, now I'll start my business. तो उसको जो मैं बता रहा था कि उसको अगर 12th पास है तो उसको 11.5-12 लाख तक का पैसा आराम से मिल सकता है और वो अपना बिजनेस कर सकता है. Similarly, if a person he is graduate, he is a BA, BSc or BCom, he can get up to 14 to 15 lakh without any contribution. And postgraduates who are having MA, MSc or MCom, they can get up to 18.58 lakh and they can start their business. And the good thing is that the guys like you who are professionals, who are engineers, who are doctors, who are MBAs, government has kept huge ceiling for them, maximum ceiling for them. They can get up to 28.58 lakh and they can start their own venture. 28.58 lakh, घर से कुछ भी नहीं लेना, 28-29 लाख का प्रोजेक्ट वो अपने बलबूते पे बिना किसी की सपोर्ट के वो अपना जो है काम जो कर सकता है. अगर उसके हाथ में बीटेक की डिग्री है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, चाहे उसने इलेक्ट्रिकल में किया है, चाहे उसने सिविल में किया है, चाहे उसने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया है या किसी और फील्ड में किया है, अगर वो इंजीनियरिंग की बीटेक की या बीई की डिग्री उसके हाथ में है तो उसको 28.5 लाख तक का पैसा मिल सकता है. वो चाहे कोई अपनी कोई इंडस्ट्रियल स्टेट में लगा सकता है, वो चाहे सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहे, वो चाहे किसी भी फील्ड में. हाँ, बशर्ते वो जो बिजनेस करना चाहेगा वो उसके फील्ड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होना चाहिए. अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है तो वो अगर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में कोई बिजनेस करता है तो उसको आराम से 28.5 लाख रुपए तक का पैसा मिल जाएगा. अगर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है तो कंप्यूटर के फील्ड में कोई बिजनेस अपना कोई बीपीओ खोलना चाहता है, कोई केपीओ खोलना चाहता है तो उसको वो 28.5 लाख तक का पैसा मिल सकता है. इवन कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बड़ी सी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ जिसमें मुझे 50-60 लाख रुपया चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसका भी वे आउट गवर्नमेंट ने रखा है कि लाइक माइंडेड अगर कोई 2 लड़के हमारे पास इंजीनियर है, सेम क्वालिफिकेशन इंजीनियर है दोनों, वो मिलकर कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो उनको 50-60 लाख तक का भी फाइनेंस जो है अंडर सीड कैपिटल फंड स्कीम वी कैन प्रोवाइड. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. दिस इज द बेनिफिट अंडर सीड कैपिटल फंड स्कीम दैट दे विल गेट हैसल फ्री फाइनेंस without any contribution up to this limit which I have discussed. This is the first benefit under seed capital fund scheme.
And now the second benefit is that 35% of the entire amount will be given to him as a seed money. Seed money is a money which is non-refundable, जिसको हम लोकली या जनरल लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं सब्सिडी, लेकिन हम इसको सब्सिडी नहीं बोलते. वी कॉल इट एज सीड मनी. व्हाई? बिकॉज द नेम ऑफ द स्कीम इज सीड कैपिटल फंड स्कीम, सो वी वोंट कॉल इट एज ए सब्सिडी, इट इज ए सीड मनी. और वैसे भी जो सब्सिडी होती है, इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. वंस यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस एंड आफ्टर 5 years दैट सब्सिडी इज रिलीज्ड इन द फेवर ऑफ दैट बेनिफिशियरी. After 5 years or after 6 years or after 7 years, whatever repayment period government has kept under that scheme. But under seed capital fund scheme, we do not provide subsidy, we provide seed money, and it is not provided at the end of the project. It is given at the beginning of the project, during the project. Means पैसा आपको साथ में जो सीड मनी होती है, जो पैसा आपको गवर्नमेंट आपसे वापस नहीं लेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि 12th पास अगर कोई के अंडर सीड कैपिटल फंड स्कीम, उसको जो फाइनेंस है उसको मिल जाता है अप टू 12 लाख मिल जाता है. 12 लाख में से उसको 35% है वो गवर्नमेंट एज ए सीड मनी देगी. वो ऐसा होता है तकरीबन लाख तक का सीड मनी मिल जाता है एक 12th पास वाले को. अंडर ग्रेजुएट को 4 लाख तक का पैसा जो है वापस ही नहीं देना गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट कहती है ये पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट करना था अपने प्रोजेक्ट में, हम आपके बिहाफ पे देंगे और हम आपसे ये पैसा नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हो. इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको ये पैसा दें ताकि आप अपने पैरों पे स्टैंड हो सको, अपना जो है लाइवलीहुड का कुछ जो है जरिया बना सको. और बेसिकली गवर्नमेंट को भी लगता है कि वंस यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू विल नॉट अर्न ओनली फॉर योरसेल्फ, you will also generate employment in the society, because whatever business you are going to start, you will not do only on your own, you need manpower. फॉर एग्जाम्पल, मैं डेयरी की बात करता हूँ. डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करते हो कि आपको लगता है कि एक बंदा सिंगल हैंडली उस बिजनेस को संभाल पाएगा? नहीं, एटलीस्ट 2-3 हेल्पर तो आपको चाहिए. सिमिलरली अगर आप कोई अपना बीपीओ सेंटर खोलते हो, बीपीओ आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर में आता है, बीपीओ आता है, केपीओ आता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ आता है आपका, तो ये क्या आप अकेले चला पाओगे? नहीं, आपको 4-5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, आपको एक टीम तो चाहिए ही चाहिए ना, जिससे आप बिजनेस करोगे. तो गवर्नमेंट आपको इसलिए सीड मनी देती है कि आप समाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अपने लिए तो कमाओगे ही, और लोगों के लिए भी रोजगार के साधन जो है वो क्रिएट करोगे. दिस इज द रीजन दे आर गिविंग यू सीड मनी, एंड दिस सीड मनी इज नॉन रिफंडेबल इन नेचर. मीन्स 4 लाख तक का पैसा 12 लाख में से 12 पास वाले को वापस नहीं भरना है. इसी तरीके से जो बंदे ग्रेजुएट्स हैं, हु आर बीए, बीएससी, बीकॉम, देयर लिमिट इज 14 to 15 lakh एंड दे कैन अवेल सीड मनी अप टू 5 lakh. उनको 5 लाख तक का पैसा नीड नॉट टू रिटर्न. And for postgraduates who are simple postgraduates, the limit is 18.58 lakh and seed money limit is 6.5 lakh. 6.5 लाख रुपया उनको वापस नहीं भरना है. और प्रोफेशनल्स जो हैं आपकी तरह, उनके लिए 28.5 लाख का मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लिमिट है विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, एंड दे कैन अवेल सीड मनी अप टू 10 lakh. 28.5 लाख में से 10 लाख रुपया भाई आप लोगों को वापस ही नहीं भरना. कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐसी स्कीम ना हमारी किसी और स्टेट में है ना किसी और कंट्री में देखिए जहाँ पे आपको 10 लाख रुपया फ्री में दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यू आर अनएम्प्लॉयड. तो 10 लाख तक का सीड मनी अगर जिस बच्चे को मिल जाएगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम मुझे तो लगता है उसको तो आधी दिक्कत, आधा जो फाइनेंशियल बर्डन था वो तो खत्म ही हो गया. अदरवाइज आप बैंक के पास जाओगे, बैंक ने वो पैसा तो लेना ही लेना है, उसके बाद आपको 11-12% जो इंटरेस्ट जो भी उसका चल रहा है कमर्शियल एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, वो इंटरेस्ट भी आपको चार्ज करेगा. बट हियर गवर्नमेंट इज नॉट आस्किंग फॉर सीड मनी. दे विल नॉट टेक इट बैक फ्रॉम यू, नीदर दे विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, नर दे विल चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन दैट सीड कैपिटल पार्ट. उस पर इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा. यस, जो 65% पैसा है विच इज गिवन टू यू एज ए बैंक फिनेंस थ्रू J&K बैंक, दैट यू हैव टू रिटर्न बैक विद इंटरेस्ट. जैसे कि मैंने बताया, एक बीए बीटेक जो इंजीनियर है, इंजीनियर को 28.5 लाख तक का पैसा गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस जो अपने फील्ड में बिजनेस कर रहा है उस फील्ड में बिजनेस के लिए 28.5 लाख रुपया दे रही है गवर्नमेंट.
ठीक है, और उसमें से 10 लाख रुपया आपको एज ए सीड मनी दिया, वो आपने वापस नहीं किया, लेकिन जो बाकी का रेस्ट अमाउंट है दैट इज 18.58 लाख, जो 18.5 लाख है, वो आपको एज ए लोन दिया जाएगा थ्रू J&K बैंक, because J&K Bank and JKEDI both organization has signed MOU with J&K government कि हम जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है जो सीड कैपिटल फंड स्कीम के तहत रजिस्टर होगा, हम इतनी मदद तो करेंगे। JKEDI कहता है कि हम आपको 35% सीड मनी दे देगा, क्योंकि ये सीड मनी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो ये आगे हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। JK बैंक कहता है कि जो 65% पैसा है ये हमारे से आपको मिल जाएगा और ये एज ए लोन ही रहेगा, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आपको जो जो अगर कोई ऐसे डायरेक्ट JK बैंक के पास पैसे के लिए फाइनेंस के लिए जाता है तो उसको जो बैंक का कमर्शियल रेट होगा वो इंटरेस्ट उसको पड़ेगा, बट इफ यू आर ऑप्टिंग सीड कैपिटल फंड स्कीम तो वो वाला कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, फिर आपको स्कीम वाला रेट पड़ेगा, और वो कम है, कंपैरेटिवली कम है, दैट इज बेसिकली बेस रेट ऑफ द J&K बैंक which is decided by the Reserve Bank of India plus 0.5, and right now it is I think between 9 to 10%, 9 के आसपास ही होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास ये इंटरेस्ट पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट भी आपको सिर्फ 65% पैसे पे पड़ेगा, ना कि 100% पैसे पे पड़ेगा। दिस इज द सेकंड बेनिफिट। एंड थर्ड बेनिफिट इज दैट, मैंने आपको बोला कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस इन आइसोलेशन, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस इन द सोसाइटी, तो वहां पे आपको लीगल वे में बिजनेस करना है, तो जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल आपको रिक्वायरमेंट्स है, जो NOCs लेनी है, कंजेंट्स लेनी है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया JKEDI विल हेल्प यू। कहीं पे डिपार्टमेंट से अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है और हमारे बच्चों के लिए, एजुकेटेड बच्चों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए है, तो उसमें भी हमारा हैंड होल्डिंग उनके साथ रहता है कि जितना हो सके उन बच्चों को कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में अगर दिक्कत आए तो हम वहां पे इंटरवीन करें और उस बच्चे को वहां से हैसल फ्री जो है उसकी मदद कर पाए, ताकि वो बिजनेस अपना आराम से स्टार्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सीड कैपिटल फंड स्कीम। So if you are interested, you can start your business under seed capital fund scheme. The only thing is that he must be unemployed, and if he is a resident of J&K, so he can avail this seed capital fund scheme. And the second scheme is youth startup loan scheme. Youth startup loan scheme, it is again a component of this Sher-e-Kashmir employment and welfare program for the youth. The only difference is that this scheme was started later on in 2012. Seed capital fund scheme, it was started in 2010, September 2010, and after 2 years in 2012, government started this youth startup loan scheme. Why they started this youth startup loan scheme? Because bank involvement in first scheme, bank involvement is there. So कुछ फीडबैक, कुछ बच्चों का कुछ ठीक नहीं आया कि बैंक से हमें कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बैंक में जाते हैं तो काफी चक्कर लगते हैं, फॉर्मेलिटीज है, ये वो है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड हैव सम अदर स्कीम वेयर दे नीड नॉट टू गो टू एनी बैंक, दे विल गेट डायरेक्टली एंटायर अमाउंट फ्रॉम द JKEDI. So they started this youth startup loan scheme under SQP. The only difference under youth startup loan scheme is the eligibility criteria is same as it is in seed capital fund scheme. Minimum he should be 12 pass, age between 18 to 40 years, resident of J&K state, J&K now it is UT, and he must be unemployed. If he is unemployed and he is fulfilling all these eligibility criteria, he is eligible for youth startup loan scheme. Yes, funding pattern is different. Under youth startup loan scheme, the maximum limit for 12th pass is 12 lakh. For graduates, it's 15 lakh, and for postgraduates, limit is 18 lakh. But जो professionals हैं, engineers हैं, उनको 20 लाख तक का पैसा maximum under youth startup loan scheme मिल सकता है। हाँ, under youth startup loan scheme जो है वो seed money या सब देती है, इसमें सॉफ्ट लोन दिया जाता है, लेकिन बहुत ही कम सूद पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे, एंड दैट इंटरेस्ट इज राइट नाउ इट इज 6%, 6% साल का। जो मैंने आपको पहली वाली स्कीम बताई सीड कैपिटल फंड स्कीम, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 9%, अराउंड 9% और 10%। ये बेस रेट होता है जो फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि RBI इसको डिसाइड करती है, रेपो रेट या उनके जो रिवर्स रेपो रेट्स होते हैं उनका जो अपना
राइट, आरबीआई डिसाइड करती है अपना ये बेस रेट प्लस 0.5 डाल के जो भी बनता है वो इंटरेस्ट उसको बच्चे को चार्ज किया जाता है, और वो है रिड्यूसिंग भी है बट कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जो यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है इसमें आपको वो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कम 6%, और कंपाउंड भी नहीं पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही कम होता है, मतलब अगर साल का 1 लाख आप लोन ले रहे हो, साल का अगर आपको 6,000 सूद पड़ रहा है, तो ये आपका जो रीपेमेंट पीरियड रहता है ये 5 साल 5.5 साल का रहता है, तो 5 के 30, 30,000 आपका जो है 5 सालों का सूद बढ़ेगा 1 लाख पे, यही बढ़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 30,000 नहीं पड़ेगा, ये कोई 15,000 के करीब करीब पड़ेगा आपको। अगर आप 1 लाख रुपया ले रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप 1 लाख रुपया ले रहे हो 5 सालों के लिए एज ए लोन अंडर यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, तो 6% के हिसाब से जो कि 30,000 बनना चाहिए था 5 सालों का सूद, वो तकरीबन 15,000 ही पड़ रहा है। मतलब 1 लाख 5 सालों के लिए खाली 15,000 एक्स्ट्रा दे के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको 1 लाख लेने की जरूरत नहीं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और लिमिट मैंने आपको बता दी है। YSLS में 12th वाले को 12 लाख तक मिल जाता है, ग्रेजुएट जो सिंपल ग्रेजुएट है उनको 15 लाख तक मिल जाता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 18 लाख, और प्रोफेशनल्स जो हैं आपकी MBBS की डिग्री आती है, BDS की आती है, BMS की आती है, BE आता है, BTech आता है, ME आता है, MTech आता है, MCA आता है, MBA आता है। ये प्रोफेशनल डिग्रीज हम कंसीडर करते हैं अंडर दिस स्कीम। तो उनको 20 लाख तक का पैसा मिल जाता है, सॉफ्ट लोन 6% पे, और वो अपना बिजनेस जो है किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब सवाल उठता है बिजनेस कौन सा करें। मैंने पहले भी आपको बताया बिजनेस यू कैन स्टार्ट इन एनी सेक्टर, बट your decision depends that what kind of innovations you are having and the qualification background you are having and the interest you are having, experience you are having। अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना एक्सपीरियंस देखना है, आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, मार्केट क्या है, उसके हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजन कि ओके मैं ये बिजनेस करूंगा। बाकी मनाही किसी भी बिजनेस के लिए हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, एक्सेप्ट अगर कोई बोलेगा कि मुझे लिकर शॉप खोलनी है, तो उसके लिए वी आर नॉट गोइंग टू फाइनेंस कोई भी ऐसा बिजनेस जिससे समाज में कुछ नॉर्म्स पे कुछ असर पड़ता, सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती है, वैसे बिजनेस के लिए तो हम नहीं फाइनेंस करते। बाकी कोई भी अच्छा सा बिजनेस प्रॉफिटेबल वेंचर हो जो वाइबल हो, फिजिबल, वी कैन प्रोवाइड। तो हमारे पास, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे पास जो लोग आते हैं तकरीबन, क्योंकि J&K का थोड़ा एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास डेयरी के प्रोजेक्ट्स, काफी लोग डेयरी के जो जिनके पास जमीन वगैरह होती है तो अपना डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाने के लिए आते हैं। सिमिलरली हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी लोग आते हैं, फिर वर्मिंग कंपोस्ट का प्रोजेक्ट किसी को लगाना है, फिशरी का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, हॉर्टिकल्चर में आपको कोई काम करना है, सर्विस सेक्टर में आपका ऑटोमोबाइल सेल एंड सर्विस का आ गया, फिर आपका रेस्टोरेंट आता है हमारे पास, देन मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रकार की आपको प्रोडक्शन करनी है, बेकरी का यूनिट लगाना चाहते हो आप, या कोई प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, या डिस्पोजेबल ग्लास एंड प्लेट्स की कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बिजनेस का, इवन हम ट्रेडिंग के लिए भी फाइनेंस कर देते हैं अगर वो ट्रेडिंग का यूनिट जो उसका जो है वो प्रॉफिटेबल होता है, फिजिबल है, वाइबल है। अगर बोलता है मुझे कॉस्मेटिक का बिजनेस करना है, तो कॉस्मेटिक का बिजनेस के लिए भी हम जो है उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। किसी को रेडीमेड गारमेंट्स का करना है, या किसी को कोई अपना होटल खोलना है, गेस्ट हाउस खोलना है, PG खोलना है, कोचिंग सेंटर खोलना है, या अपना स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, उसके लिए भी हम उसको पैसे दे सकते हैं। डॉक्टर लोग हमारे पास आते हैं, जी मुझे हॉस्पिटल खोलना है, क्लिनिक खोलना है किसी को, उसके लिए। किसी ने कोई पैरामेडिकल कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डायग्नोस्टिक लैब वगैरह खोलना चाहते हैं, उसके लिए हम दे सकते हैं। सैलून कोई खोलना चाहता है, जिम सेंटर, फिटनेस सेंटर करना चाहता है कोई, तो जिम के लिए भी हम पैसा उसको दे सकते हैं। कोई भी बिजनेस अपने इर्द गिर्द, यू लुक अराउंड यू एंड सी दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर एग्जिस्टिंग एंड सी व्हिच काइंड ऑफ बिजनेस सूट्स यू, तो यू कैन आस्क अस। हम उसका थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ अगर उस जगह पे चल सकता है तो प्रॉपर उसका आप देख के उसके प्रॉज एंड कॉन्स, तो वी विल सजेस्ट यू कि ओके ये बिजनेस चल सकता है तो आप उसमें आ सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का बिजनेस, अभी मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, जो बिजनेस आपको बोल के बताए हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसा बिजनेस जो आपको लगता है ये चल सकता है और अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे बिजनेस को तो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इनोवेशन है, उसमें इनोवेशन है। कश्मीर में हमारे पास ड्राई फ्रूट्स के लिए लोग आते हैं कि ड्राई फ्रूट को उसको वो करके पूरा वैक्यूम करके पैकिंग करके वो आगे उसकी सेल करनी है, बहुत अच्छा यूनिट है। मशरूम का काम करने के लिए आते हैं, हमारे मशरूम फार्मिंग का
तो ये मड का एरिया हमारा जो है, इधर मड के एरिया में बहुत सारे लोगों ने मशरूम फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, मिश्री वाला के एरिया में वो प्रोजेक्ट्स हम फाइनेंस कर, बी कीपिंग का, हिली एरियाज में लोग बी कीपिंग का काम करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स वो होते हैं, वो बी कीपिंग का जो हनी बी शहद जो होता है, तो उसका काम बड़ा अच्छा चल सकता है। बी कीपिंग का आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हो, या फिर अपना किसी को कोई अच्छा सा कोई ये अपना क्या बोलते हैं, जैसे किरियाना है, अब किरियाना तो हो गया ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन अगर जैसे इजी डे टाइप अगर अपना कोई आप जनरल स्टोर का करना चाहते हो, जहाँ सुपरमार्केट सुपर स्टॉकिस्ट करके उस तरह के बिजनेस आप अच्छे से अच्छे, आप कोई शोरूम आप अपना कोई लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, अपना कोई प्ले वे स्कूल खोलना चाहते हो मोस्ट वेलकम, आप अपने फील्ड में ऑटोमोबाइल में कुछ करना चाहते हो, या कोई अपना सर्विस सेंटर कोई सर्विस यूनिट लगाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आ सकते हैं और हमारे से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे से आप पैसा ले सकते हैं, आप सीड मनी अवेल कर सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी अवेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो जाना है आपको फॉर्मेलिटीज, क्योंकि बिजनेस को जब आपने करना है तो अपने यूनिट को आपने रजिस्टर कराना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, रेस्टोरेंट वाले हमारे पास आते हैं कि हमें बोलना है, अब आप म्युनिसिपल एरिया के अंदर कहीं अपना रेस्टोरेंट का यूनिट लगा रहे हो तो आपको म्युनिसिपलिटी की भाई परमिशन लेनी है, आपको FSSAI से अपने यूनिट को रजिस्टर कराना है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है उसके तहत तो आपको तो वो फुलफिल करना है। लेकिन एक आम आदमी को तो पता ही नहीं है जी कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस दरवाजे पे जाना है, किस डिपार्टमेंट को खटखटाना है, वो सारी चीजें जो है आपको JKEDI के अंदर रेडीमेड मिलेंगी, खाली EDI तक पहुंचना है, क्योंकि एक्सपर्टीज है, JKEDI इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, कई सालों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज आपके उधर आप जितना आपको अपने ये सिविल इंजीनियरिंग का पता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पता है, उतना किसी कॉमर्स वाले बच्चे को या मैनेजमेंट वाले बच्चे को नहीं पता होगा। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ J&K जो JKEDI है, इसको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में किस फील्ड में किस बिजनेस को कैसे किया जाता है, किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ पाला पड़ता है, कहाँ कहाँ से NOCs लानी है, कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन लानी है, वो सारा यहाँ पे पता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको कहीं पे भी ज्यादा आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हमारे बच्चे जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि चलो यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी, SSB की कोई निकलेगी, कोई PSC की निकलेगी, सो वी विल अप्लाई देयर एंड विल गेट गवर्नमेंट जॉब्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तो है, बट मेरा कहना है कि अगर किसी हॉल में 100 कुर्सियां पड़ी हैं और बच्चे 1000 बाहर खड़े हैं, तो आप 1000 को 100 कुर्सियों पे चेयर्स पे नहीं बैठा सकते हो, वहां पे 100 ही बैठेंगे। ये कंडीशन है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की। 4,80,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है हमारी J&K के अंदर, और हमारी जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख को भी डाल के, वो 125 लाख है, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है, अब तो 130 लाख हो गई है, और सरकारी नौकरी 4,80,000। अभी कल का ही न्यूज पेपर में आया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये चीज कही है स्टेट में, कल की मैंने न्यूज पढ़ी है, उसमें वो बंदा कह रहा था, वो बिहार में कह रहा है बिहार की पॉपुलेशन जो है वो 10 गुना की 7 गुना ज्यादा है कि जो इससे जम्मू की, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा है बिहार से, पॉपुलेशन वहां की ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है वो उससे 7-10 गुना पता नहीं ज्यादा है। ऑलरेडी हम जो हमारा जो एक्सचेकर है इतना स्ट्रेन है कि गवर्नमेंट्स को कई बार फंड्स नहीं होते हैं सरकारी मुलाजमों को टाइमली सैलरी देने के लिए। 4-4 महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बंद रहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टाइमली फंड्स दे सकें। ऑलरेडी हमने इतना खींच दिया है इसको, अपनी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट कर चुकी हैं, पेंशनर्स का जो है अलग से जो एक्सपेंडिचर का जो खर्चा गवर्नमेंट के सिर पे आता है, सैलरीज का अलग से आता है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतनी सरकारी नौकरियां क्रिएट कर दी हैं। अब गवर्नमेंट इस मुकाम पे पहुंच चुकी है, अगर आपको पता होगा अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही न्यूज़पेपर पे भी आया था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि 48 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायर कर सकते हैं। कानून बना दिया गया है कि 48 साल के बाद कभी भी किसी भी मुलाजिम को अगर वो सूटेबल नहीं लगता है वो उसको वॉलंटियरली रिटायर कर देंगे। 40 साल मैक्सिमम एज रखी है,
40 साल मैक्सिमम एज रखी है। जिस बंदे की 40 साल में एज लग रही है, 48 साल में उसको घर भेजनी है, 8 साल नौकरी करेगा, क्या करेगा वो? क्या करेगा 8 साल में, मुझे बताइए। और गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि सरकारी नौकरियों का जो खर्चा है, ऊपर से अभी जो 1 साल से पिछले मार्च, दिसंबर, जनवरी से कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी, नेशनल लेवल पे इकोनॉमी जो है माइनस में पहुंच गई है। आप चेक कीजिएगा, माइनस में चल रही है हमारी इकोनॉमी। शेयर मार्केट इतनी नीचे गिर चुकी है, आप बिलीव नहीं कर सकते इसको। हम पिछले 10 साल पीछे चले गए हैं। और शेयर मार्केट में इकोनॉमी, हमारा आईटी सेक्टर थोड़ा था, सारी इकोनॉमी पीछे, हर एक किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई हमारा शेयर मार्केट है, चाहे कोई भी सेक्टर है, सब पीछे जा चुकी है। कोरोना की मार लगी है, पॉपुलेशन की मार लगी है, ऊपर से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी बड़ा वो कर रही हैं। उधर से चाइना लग गया पीछे, उधर से पाकिस्तान लग गया है, उधर खर्चा हो रहा है, डिफेंस पे इतना खर्चा हो रहा है। अभी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस पे कितना खर्चा किया। जो राफेल बाहर से लाए, पैसों से आ रहे हैं, करोड़ों रुपयों की इनकी कीमत है। इतना पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा जबकि इकोनॉमी माइनस में चल रही है? तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का यही एक तरीका है। क्योंकि इकोनॉमी का असर, ये मत सोचिएगा कि इकोनॉमी अगर नेशनल लेवल पे नीचे जा रही है तो इसका खामियाजा गवर्नमेंट देखेगी, या प्राइम मिनिस्टर देखेगा, या प्रेसिडेंट देखेगा, या मिनिस्टर देखेगा। नहीं भाई, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो हमारे सिर पे ही पड़ना है। वो एक कॉमन आदमी पे ही पड़ेगा, कॉमन आदमी पे ही पड़ेगा, जिसका नतीजा आपने देख लिया होगा। जो अभी कानून बना 48 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का यही तरीका है। और गवर्नमेंट भी यही बार बार कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, अपना स्किल जो है, अपना स्किल इंप्रूव कीजिए और एंटरप्रेन्योर बन जाइए। आप उससे अपना भी अच्छा, अपने पैरों पे भी स्टैंड हो जाओगे, लोगों को भी रोजगार दोगे, और अल्टीमेटली हमारी यूटी की, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो भी बूस्ट अप होगी, वो भी बूस्ट अप होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आ जाता है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो विन विन सिचुएशन में ही रहता है। क्योंकि शुरू में तो प्रॉब्लम आती है, सबको प्रॉब्लम आती है बिजनेस के फील्ड में, लेकिन यही पौधा जब पेड़ बन जाता है, जब दरख्त बन जाता है, तो फिर आपको उसके फल ही खाने, उसकी छाया में ही बैठना है। शुरू के टाइम में जब वो पौधा छोटा सा होता है, आपको उसको पानी भी डालना है, खाद भी डालनी है। सेम चीज होती है एंटरप्रेन्योर के लिए। जब वो कोई अपना कोई एंटरप्राइज सेटअप करता है, पहले 4-5 साल तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। जब एक बार वो बिजनेस ग्रो कर जाता है, तो फिर बिजनेस उसकी सेवा करता है, जिसने वो बिजनेस लगाया होता है। शुरू में आपको बिजनेस की सेवा करनी है 4-5 साल, फिर 5 साल के बाद बिजनेस आपकी भी सेवा करेगा, आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे, उनकी भी सेवा करेगा, अगर वो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही मैसेज है आप सबको। आप अपनी जो पढ़ाई यहाँ से कर रहे हैं, आपके उस्ताद साहिबान, जो आपके टीचर्स यहाँ पे है, आपको इतने अच्छे तरीके से आपको जो स्किल दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चीजें बता रहे हैं आपके फील्ड के बारे में, तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई खत्म कीजिए, इंजीनियरिंग की डिग्री लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बड़ी रिस्पेक्टेबल डिग्री होती है समाज में। जब आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी, आपके नाम के आगे ER लग जाएगा, इंजीनियर लग जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ लोग आपके साथ बात भी करेंगे। तो उसके बाद अपने सर्वाइवल के लिए, अपने करियर के लिए, अगर सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, आप जा सकते हो वहां पे। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां अब उतनी ज्यादा नहीं रही हैं। अब ऐसे हालात नहीं है कि सरकारी नौकरियां बड़ी आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और नौकरियां बहुत कम है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है, EDI जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू कैन अप्रोच दोज ऑर्गेनाइजेशंस, और देयर आर सो मेनी स्कीम्स व्हिच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओनली बाय द J&K गवर्नमेंट, even there are certain schemes which are implemented by the central government, like Startup India scheme. Wonderful job, wonderful scheme which is launched by the government of India. Under startup policy schemes, there are so many incubation centers, Atal tinkering centers, where you can go and you can search on particular idea. इवन की JKEDI में भी ये फैसिलिटेशन दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया अंडर स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, दैट इफ यू हैव सम इनोवेटिव आइडिया, यू गो टू EDI, गेट रजिस्टर्ड, एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। इंटरनेट वहाँ पे है, हर एक वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बात कीजिए। और अगर आपका वो स्टार्टअप आइडिया जो है गवर्नमेंट को पसंद आ जाता है, आपको वहाँ पे 10 लाख तक का फाइनेंस भी मिल जाता है। गवर्नमेंट लगी हुई है पीछे इसके,
सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगी हुई है, यूटी गवर्नमेंट भी अभी उसके अंडर ही आ गई है, सारे लगे हुए हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट्स के हैं, ये अपनी इकोनॉमी को कैसे रिक्यूप करना है, जो सेटबैक मिला कोरोना की वजह से, ये खाली हमारे को ही नहीं मिला है, ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम पैंडेमिक से हुआ है। लेकिन इससे बाहर आने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी, सबको मिलके करना पड़ेगी, तभी इससे बाहर आया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम्स करे, लेकिन तब तक ये इनिशिएटिव्स जो है ये कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि हमारा यूथ जो है इनिशिएटिव नहीं लेगा, अपने आप को कमिट नहीं करेगा टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर फिर भी वो बैठा है कि पढ़ाई करके फिर मैं बर्डन बन के गवर्नमेंट पे बैठ जाऊं कि गवर्नमेंट मुझे कुछ देगी, कुछ मुझे कोई जॉब देगी, तो आई एम सॉरी टू से फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमी को इस चीज से बाहर लाने के लिए। और इकोनॉमी अगर हमारी नीचे जाती है तो इसका इफेक्ट एक इंडिविजुअल पर ही पड़ेगा, और अगर इकोनॉमी ऊपर जाती है तो इसका इफेक्ट भी इंडिविजुअल पर ही पड़ेगा। तो हमारा एज ए रिस्पेक्टेबल सिटीजन भी फर्ज बनता है कि इस वक्त जो हमारे ऊपर इतना बड़ा ये आया हुआ है कोरोना का वजह से, यहाँ इकोनॉमी जो इतनी नीचे चली गई है, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में, हमारी कंट्री में बढ़ रही है, इस प्रॉब्लम से बाहर जाने का सिर्फ एक ही जरिया है कि ऑप्ट एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन, ऑप्ट एंटरप्रेन्योरशिप as a career option. For my dear students, I tell you very frankly, अगर आप अपने इर्द गिर्द आसपास जहाँ बड़े बड़े लोग जो बड़े अच्छी मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी की बात करता हूं, या आप वर्ल्ड लेवल पे अगर आप जो मार्क जुकरबर्ग है जिसने फेसबुक का किया है, या फिर आपके जो जिसने एप्पल का किया स्टीव जॉब है, या जो भी है ये रिचेस्ट पर्सन, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को ऑप्ट नहीं किया, इन्होंने बिजनेस के फील्ड को गले लगाया और आज ये दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, आज ये अपना दुनिया में कमा रहे हैं। एक चीज मैं लास्ट में आपको ये भी बताना चाहूंगा, वर्ल्ड का जितना भी पैसा है अगर सबको इकट्ठा करेंगे ना, वर्ल्ड का जितना भी पैसा सबको अगर हम इकट्ठा करेंगे, 5% people of the world, they are controlling 95% of the world. Just 5% people, they are controlling, they are holding 95% money of the world. और मैं ये चीज बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो 5% लोग जो 95% पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं वर्ल्ड के, वो 5% लोग neither they are bureaucrats, nor they are politicians, nor they are government employees, they are entrepreneurs. They are entrepreneurs. जो रिचेस्ट लोग वर्ल्ड के हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका बेचारे का खाली हैंड टू माउथ ही होता है, पूरी उम्र उसका हैंड टू माउथ ही होता है। तो इफ यू हैव ड्रीम्स, इफ यू हैव एम्बिशंस, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट to do for your country, if you want to do for your nation, if you want to enlighten the name of your parents, your society, go for entrepreneurship. Go for entrepreneurship. Or today is the time that challenges have been curbed by government while starting so many organizations, while starting so many schemes, so many initiatives. The only lackage is from our youth, because youth, they are not interested to start their business, they are interested in government jobs. जिस दिन भी हमारे यूथ ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे सरकारी नौकरियों की बजाय अपने बिजनेस में जाना है, यकीन मानिएगा उस दिन हमारे देश का नक्शा ही बदल जाएगा, हमारे समाज का नक्शा ही बदल जाएगा। एंड वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी। व्हाई वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को अगर आप यूएस की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करो, वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकती है। हमारे पास हमारी इकोनॉमी अभी ग्रो हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में भी देखोगे, बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में पैसा आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को आप खिलाओगे पिलाओगे, वो एक दिन नौजवान हो जाएगा, यंग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, पैसा कमा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है ना। एक 70 साल का 80 साल का बूढ़ा है, उसको आप खिलाओगे पिलाओगे, वहां से कुछ नहीं निकलने वाला। सेम चीज है जो फॉरेन, जो यूएस है, यूके है, इनकी इकोनॉमी 60-70 साल तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी भी 15-16 साल का जो एक वो नवजात बच्चा होता है ना, वो है, जो छोटा बच्चा, जो अडोलसेंट एज का वो बच्चा है। अगर इस पे हम फोकस करेंगे ना, तो इस बच्चे को हम 22-23 साल का गबरू जवान बनाएंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबका जो फर्ज बनता है कि हम जो है इसमें जो है कंट्रीब्यूट
बढ़ाने में। और इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब बिजनेस ग्रो करते हैं, और बिजनेस तभी ग्रो करते हैं जब आप जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ जो है किसी का नौकर बनने की बजाय अपना बिजनेस ग्रो करती हैं और बिजनेस और जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में जो है मदद करते हैं। तो ये हमारी स्कीम्स थी। तो लास्ट में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। Dear students, I know that due to Corona, I could not come to your institute and could not have face-to-face interaction with you. Still, I am very thankful to Kuldeep sir who has given me an opportunity to interact with you guys. Due to Corona, technology है यहाँ पे, तो हमें मुझे इस तरीके से थ्रू यहाँ आपके साथ बात करने का मौका मिला। बट फिर भी अगर कहीं मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं कमी पेशी रह गई होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो बाकी मैं आपको यही लास्ट में कहना चाहूंगा, ईडीआई की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट ईडीआई पीपल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ईडीआई का इंस्टीट्यूट जो है मैंने आपको पहले ही बताया, बिगिनिंग में इट इज एग्जिस्टिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। राइट नो आई एम वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एज ए डीएनओ। सिमिलरली वी हैव डीएनओ इन जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इवन इन कश्मीर, कुपवारा, Gandarbal, Bandipora, Badgam, Shopian, everywhere, even in Ladakh, Leh and Ladakh, we have our district center where you can contact our guys and you can get registered and you can avail these schemes and you can start your own business. Our offices are open from 10 to 4:30 and our two regional offices, one regional office is in Badi Brahmana, Industrial Estate Badi Brahmana, and our main head office is in Pampore, Kashmir, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब बैठते हैं. So you can contact JKDI anytime and you can avail these schemes after completing your education qualification. And in the end of this session, I would like to have queries from your side. If you have any queries in your mind, you can ask me. I am waiting from your queries. और आप में से किसी का कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. कोई सवाल किसी का कुछ? Any query from student side? Hello. चैट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर आपको आप बोलना नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, तो मैं आपका जवाब यहाँ से दे दूंगा. Students, any query? Hello. Any query from any student? No query? No query. I think I must thank Dr. Vinod Sharma ji for sparing your valuable time from your precious schedule. And I am really grateful to have a thought-provoking session. And I'm sure that you have given the in-depth knowledge that this is the need of our, especially during the present scenario, due to COVID-19, our economy has shattered. And you have rightly said that it is in the negative form. Share markets are also very down. So I think you have quoted a very good example of 100 people, 100 chairs available in a hall, and maybe 10,000 and more than that number of people are waiting outside of that. And I totally agree with you that that is the scenario in case of government jobs. I think that's why it is our dire need to promote our young budding engineers to have their own ventures. And I'm really extremely thankful from the core of my heart that you have shared each and every aspect, starting from how to have this financial help in the case of seed money, and how much money in the shape of subsidy government is going to give, and how these people can excel in their livelihood. And you have rightly said that entrepreneurs, one has rightly said that entrepreneurs are never born, but they are to be made. So I think it is my request also to my dear students that they are doing a very noble profession, and after that they should not become job seekers, they should become job givers. As you have already shared with my students that whosoever will establish business or any venture, they are not going to do for themselves only. They are creating a lot of employment opportunity, and they can have their own livelihood nicely, and they promote so much of things. And you have shared all type of industries where opportunities are bright.
I think one has to do a lot of survey before having an idea of chasing his dreams. So once again, I am extremely thankful on behalf of the department, on behalf of the college, that in spite of your busy schedule, and I'm happy that people energetic like you, knowledgeable people like you are sitting on a key position and very, very helpful for creating a mass awareness among our youths so that they should not be behind government jobs. They should immediately start their venture. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You. So now I request my students to, I think shortly we are going to have our young entrepreneur. He is none other than Mr. Anil Mankotia, who is basically an electrical engineer. And I think he was not behind government job. He established a very good industry, floor tiles, that is interlocking tiles, in Industrial Growth Center Samba by name SR Enterprises. So he is shortly going to join us, and I'm sure he will share with you that how he took the dream and how he started his journey and how he achieved his target. Students, please have patience. A very small session, but very wonderful session. Hello, am I audible to dear students? Hello? Hello? Yes, sir. आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बेटा, आपसे शेयर करना है कि there is some technical problem in his end. जिस end से हमारे expert ने हमारे साथ join करना है, तो there is some technical issue, these optical fiber wires are not they are under progress जो है, तो इसलिए उनका connection नहीं हो पा रहा है. So I am sure you are really benefited and enriched by the talk of Dr. Vinod Kumar. I think the session was very refreshing session. आपको काफी कुछ चीजें पता चली होंगी through his end कि हमें कैसे approach करना है. बाकी he has rightly said that JKEDI is the only institute in the Union Territory of Jammu and Kashmir which can give you solution from one window. It's a one window solution. Anybody can approach to this organization and it is working round the clock. As he rightly said that Jammu is having the regional center at Badi Brahmana and the headquarter of this institute at Pampur, Srinagar. So I think we can wind up. As such, we are having technical issue. Our expert is unable to join. But I must share with you in a brief that he is an electrical engineer, Mr. Mankotia, and way back there was great opportunity for him to join government job. But he took a very big dream and he surveyed that Jammu city's roads are having without pedestrians, without footpaths. So I'm sure that nowadays under Smart City project, every city road will get covered with footpaths. And for covering those footpaths, we need interlocking tiles. And he took a timely step, and I'm sure he has given employment to round about 30 to 40 people in his company. And his company is by name SR Industries at Industrial Growth Center, phase number 3rd. I think when we will come out from this pandemic COVID-19, I assure you that we take you to the industry site, and I'm sure you will witness lively that how he is constructing those tiles, what is the compressive strength of those tiles, and how he's doing marketing, how he's selling his product, and all about. I think thank you very much for you guys that you have patiently attended the session,
and I'm sure you must be benefited by this talk. Thank you. Have a nice day. Thank you to all.